This video we have to discuss about पीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र। ठीक है, प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर 2023। तो आपको ध्यान रखना है प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो 2023 में हुआ है उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा साथियों। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपके पहले प्रश्न की ओर। तो आपको ध्यान रखना है बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला आपको ध्यान रखना है एमील जो पुस्तक है, आपसे पूछा गया है एमील पुस्तक जो है ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई। तो आपको ध्यान रखना है रूसो के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये बहुत फेमस पुस्तक है रूसो की एमील। आपको ध्यान रखना आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। कौन से ऐसे शिक्षा शास्त्री थे जो आदर्शवादी जो शिक्षा है उसका सपोर्ट नहीं करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वो कौन से हैं ये आपको बताना है। तो वो कौन से हैं आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मारिया मोंटेसरी आपको ध्यान रखना है ये आदर्शवादी शिक्षा को ठीक है सपोर्ट नहीं करती थी, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री में आप प्लूटो को रख सकते हैं, सुकरात को रख सकते हैं और डेकार्टी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रोलिंग और महात्मा गांधी को रख सकते हैं। जबकि मारिया मोंटेसरी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर अगर 3 की बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये कहते हैं शिक्षा विकास है और विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये किसका कथन था। तो आपको ध्यान रखना है डीवी का कथन था। ठीक है, तो डीवी का कथन क्या था आपका शिक्षा विकास है, विकास करना और अभिवृद्धि करना ही जीवन है। शिक्षा विकास है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसका कथन था डीवी का। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्य संस्कार होता था। प्रवज्य संस्कार आपको ध्यान रखना है ये किस में होता था। तो आपको ध्यान रखना है बौद्धकालीन शिक्षा में। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा में कौन सा होता था उन्नयन संस्कार होता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बौद्ध कालीन शिक्षा में जो आपका संस्कार होता है उसे हम प्रवज्य संस्कार कहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने के अवसर पर आयोजित किया जाने वाला संस्कार था। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 में आपको ध्यान रखना है वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अगर बात करें तो अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है पढ़ाया जाता था। कौन सा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है वो क्या पढ़ाया जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपको आंसर देना है। तो वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, ये किस में पढ़ाया जाता था ये आपको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है तो अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, या आपको ध्यान रखना है अपराध विद्या के अंतर्गत। आपको ध्यान रखना है जो अपराध विद्या के अंतर्गत है वो कौन कौन से शास्त्र आते हैं। इतिहास आता है, ज्योतिष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति और आपको ध्यान रखना है वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र आदि का अध्ययन कराया जाता था अपराध विद्या के अंतर्गत, यह आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, नीति शास्त्र, यह आपको ध्यान रखना है। तो नीति शास्त्र इसके अंतर्गत आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। वहीं हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 6 की। तो जल्दी से आपको प्रश्न नंबर 6 का आंसर देना है। तो जिसमें आपसे बोला है वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो वर्धा में अखिल भारतीय ठीक है राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन आपको ध्यान रखना है 1937 में। तो वर्धा में भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन 1937 में हुआ था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। 22 और 23 अक्टूबर 1937 को एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे वर्धा शैक्षिक सम्मेलन भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। वहीं 7 में की अगर बात करें तो मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र में क्या था। तो आपको ध्यान रखना है मदरसे। तो मदरसे मुगल काल में चलते थे, यह आपको पता होना चाहिए। वहीं हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर अगर 8 की बात करें तो बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा किसकी थी। तो ये शैक्षिक विचारधारा आपको ध्यान रखना गीजूभाई बधेका की थी। ठीक है, बाल देवो भव। वहीं आपको ध्यान रखना है गीजूभाई बालक को देवता मानते थे तथा उनके अनुसार बालक की आत्मा स्वतंत्र है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो ये ध्यान रखना है आपको 22 अप्रैल को। और वहीं आपको ध्यान रखना है 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है।
विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। युग धर्म कहा जाता है, युग धर्म किसको कहा जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या होगा आपका, युग धर्म हम आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल एवं प्रख्यात मार्ग है, युग धर्म, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या ध्यान रखना, युग धर्म हम किसे कहते हैं, आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल एवं प्रख्यात मार्ग है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 11 की। तो आपका ध्यान रखना, दिवा स्वप्न पुस्तक किसकी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये बार बार रिपीट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिवा स्वप्न पुस्तक किसकी है, गीजूभाई बधेका की है, ठीक है। और यही बालकों को देवो भवा कहते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुजराती में लिखी गई, बाद में इसका अनुवाद किया गया था, ये अब आपको पता होना चाहिए। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है, तो हिंदी को आपके राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। संविधान में हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, 14 सितंबर 1949 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाई हम बात करेंगे दूरवर्ती शिक्षा किसको कहते हैं, तो दूरवर्ती शिक्षा जो है उसे हम किसे कहते हैं, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा को कहते हैं, पत्राचार शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, ये सब किसके नाम हैं, दूरवर्ती शिक्षा के नाम हैं, ठीक है। ये इसे पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक शिक्षा स्वतंत्र रूप से की जाती है, जिसकी वजह से इसे स्वतंत्र अध्ययन भी कहा जाता है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, एक इसका कथन था, तो जॉन डीवी का था, एडम्स का था, फ्रावेल का था या सुकरात का था। तो आपको ध्यान रखना है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, एक इसका कथन था, जॉन डीवी का कथन था, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 15 का। तो प्रश्न नंबर 15 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, और जनता की शासन व्यवस्था है, ये किसका कथन था, अब्राहम लिंकन का, ये सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं आपके प्रश्न नंबर 16 यानी जो कि आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, आपको नैकट्य प्रदान करना, अर्थात इसके द्वारा वेदा अध्ययन का इच्छुक व्यक्ति वेद शास्त्रों में पारंगत गुरु आचार्य की शरण में जाकर एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से वेदा अध्ययन की दीक्षा प्राप्त करता था। इसे यज्ञोपवीत या अनेक संस्कार भी कहा जाता था और इसे उन्नयन संस्कार के नाम से भी आपको ध्यान रखना है जाना जाता था। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 में आपसे बोला है जल संचयन की उपयोगिता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ये वर्षा जल एकत्र करके और बाहरी बाढ़ को रोकने के लिए तूफानी जल के प्रवाह को कम करके मिट्टी के कटाव और बाढ़ के खतरों को कम किया जा सकता है जल संचयन के उपयोग के द्वारा। वहीं शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन बिंदु आवश्यक हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसकी, ठीक है, समानता के लिए आपको ध्यान रखना है शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु आवश्यक है, जैसे कि आपका शिक्षार्थियों को किताबें और वर्दी प्रदान करना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं आपको ध्यान रखना है उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षार्थियों को संसाधन उपलब्ध कराना, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको प्रश्न नंबर 19 का आंसर ध्यान रखना है। तो बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं, तो बाल मजदूरी अथवा बाल श्रमिक बनने का सबसे बड़ा कारण उनकी गरीबी है और वयस्कों तथा किशोरों के लिए अच्छे कार्य करने के अवसरों की कमी भी है। फ्रावेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट करना है आपको। फ्रावेल पहला शिक्षा शास्त्री था जिसने शिक्षण पद्धति में खेल द्वारा शिक्षा देने की बात कही थी। फ्रावेल के अनुसार बालक की आत्मक्रिया खेल द्वारा विकसित होती है। वहीं हम बात करेंगे प्रश्न नंबर आपके 21 की। तो प्लेटो के द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या था, प्लेटो ने कौन सी संस्था स्थापना की थी, तो आपको देखना प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक। प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थिंक ये किसके द्वारा स्थापित की गई, प्लेटो के द्वारा की गई थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जिसे दर्शन विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोपीय महाद्वीप पर उच्च शिक्षा की पहली संस्था हुआ करती थी। वहीं बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 22 की। प्रयोजनवाद के किन्हीं दो गुण और
दोषों को बताना है। तो गुणों की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है प्रयोजनवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रियाशीलता को विशेष प्रोत्साहन दिया था, जिससे शिक्षा में विचारों की अपेक्षा क्रिया को अधिक महत्व दिया गया। प्रयोजनवाद ने विद्यालय को एक नया रूप प्रदान करने का मौका भी दिया, यह आपको ध्यान रखना है, यह प्रयास किया था। वहीं दोष की अगर बात करें तो प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का कोई निर्धारित एवं निहित उद्देश्य नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि और प्रयोजनवाद में सांस्कृतिक आदर्शों की भी अवहेलना की गई है तथा समुचित महत्व नहीं दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यह इनका दोष था। वहीं हम बात करेंगे आपका प्रश्न नंबर 23 की, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की दो मुख्य भूमिका बतानी है। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विद्यालय की तो महत्वपूर्ण आपको भूमिका बतानी। तो पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को समय समय पर संतुलित भोजन, स्वच्छता, आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक वातावरण के महत्व, उपयोगिता के बारे में बताना चाहिए। विद्यालय पुस्तकालय में पर्यावरण शिक्षा का साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। और वही हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 24 की, बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था। तो बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ एक महान पुरुष थे, यानी आपको ध्यान रखना है अर्धनग्न फकीर थे, महात्मा गांधी जी। विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। आपको ध्यान रखना है, उन्होंने नई तालीम वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है कि ये 22-23 अक्टूबर यानी बोल सकते हैं आपका 1937 में वर्धा योजना का एक सम्मेलन करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं आपकी बात करेंगे हम राज्य से क्या अभिप्राय है। तो आपको ध्यान रखना है राज्य से आशय राजनीतिक संगठन से है जो अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बाह्य आंतरिक सुरक्षा तथा सामाजिक उन्नति के लिए अस्तित्व में आता है। वहीं हम बात करेंगे आपका मल्टीमीडिया क्या है। तो आपको ध्यान रखना, मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना होता है। मल्टी का अर्थ बहुत सारा, विविध, आपको ध्यान रखना, मीडिया का अर्थ माध्यम होता है, अर्थात मल्टीमीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों तक पहुँचाया जाता है। वहीं आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 27 का आंसर। तो स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था। तो आपको ध्यान रखना है स्त्री शिक्षा के विषय में जो प्लेटो था वो क्या कहता था, ये आपको बताना है। प्लेटो का क्या कथन था स्त्री शिक्षा को लेकर, तो ये आपको बताना है। प्लेटो ने महिला एवं पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा व्यवसाय लागू की, दोनों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा योजना बनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कोई भेदभाव नहीं शिक्षा में, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 28 की। तो आपको ध्यान रखना, भूमंडलीकरण को परिभाषित करना है। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर में विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी संबंधों में बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। वही हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 29 की। तो आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 29, लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं। तो लैंगिक समानता का आपको ध्यान रखना है आशय पुरुष और महिला के समस्त अधिकार, जिम्मेदारियां, समान शिक्षा आदि सभी समान रूप में हों। उसे हम लैंगिक समानता कहते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा का आशय आपको ध्यान रखना जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना, ये जन शिक्षा था। तथा स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसका कथन था, महात्मा आपका बोल सकते हैं विवेकानंद जी का। इस तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर आपके 31 की, यानी जो कि आपके लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। तो शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर बल देना है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता, उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। ये व्यक्ति उसे ये प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज के सदस्य एवं एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को आवश्यक ज्ञान व कौशल उपलब्ध कराती है। शिक्षा के महत्व की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है शिक्षा हमें किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्रदान करती है। यह शारीरिक, व्यक्तित्व और मानसिक शक्ति के साथ साथ हमारी जीवन शैली को बेहतर बनाती है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने भविष्य में आने वाले अच्छे या बुरे परिस्थितियों को आसानी से संभाल सकते हैं।
वहीं हम बात करेंगे पृष्ठ नंबर आपके 32 की। तो पृष्ठ नंबर अगर 32 की बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है पृष्ठ नंबर 32 में। तो आपको ध्यान रखना है पृष्ठ नंबर 32 में, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बल शिक्षा क्या है। तो निःशुल्क और अनिवार्य, ठीक है, बल शिक्षा क्या है ये आपको ध्यान रखना है। ये बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा, जिसे हम RTEV कहते हैं, अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू की गई थी, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद, ठीक है, 21A को जोड़ा गया था। और इसे न सिर्फ जोड़ा गया था और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अर्थात उनका ये अधिकार उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और निःशुल्क और एवं अनिवार्य शिक्षा, बाल शिक्षा द्वारा समस्त बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, जिससे उनका मानसिक विकास पूर्ण रूप से विकसित हो, साथ ही साथ उन्हें शारीरिक पोषण के लिए पोषक तत्व भी मिलता रहे, जिससे उनका मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता रहे। वहीं हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 33 की। तो बात करते हैं हम आपके प्रश्न नंबर 33 की। तो फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो आपको बताना, फ्राबेल की दृष्टि में शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है, और इस आपको ध्यान रखना है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका शारीरिक एवं बौद्धिक विकास करना, उन्हें सामाजिक एवं नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना, उनका चारित्रिक विकास करना, उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर करना आवश्यक है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 34 की। तो बुनियादी शिक्षा पर आपको प्रकाश डालना है। तो बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपना समस्त विकास करे। बुनियादी शिक्षा को प्रारंभ करने वाले महात्मा गांधी थे। इस शिक्षा को नई तालीम और, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वर्धा शिक्षा योजना के नाम वर्धा शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 35 की। तो पृष्ठ नंबर 35 की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए पृष्ठ नंबर 35 में। तो पृष्ठ नंबर 35 की अगर बात करें तो आपको महत्वपूर्ण बातें क्या क्या ध्यान रखनी है। तो आपको देखिएगा ध्यान रखना है इसमें, पृष्ठ नंबर अगर 35 की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की भूमिका बतानी है। तो शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाला व्यक्तित्व होता है। किसी भी देश या समाज के निर्माण में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। गुरु या शिक्षक का संबंध केवल विद्यार्थी को शिक्षा देने से ही नहीं होता है, बल्कि वह अपने विद्यार्थी को हर मोड़ पर राह दिखाता है। शिक्षक समाज के विकास का कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मतलब एक तरह का शिक्षक पे आपको टिप्पणी लिखनी है। अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षक की भूमिका सर्वांगीण होती है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करेंगे हम आपके, ठीक है, पृष्ठ नंबर 36 की। तो औपचारिक आपको बताना है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बताना है। तो औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात करें तो औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र, ठीक है, आपको ध्यान रखना, अधिक विस्तृत होता है, यह नियंत्रित एवं क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र सीमित होता है। वहीं औपचारिक शिक्षा में दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य और आदर्श सात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट और समय अनुसार होता है। वहीं औपचारिक शिक्षा आपको ध्यान रखना है, वर्तमान, अतीत, भावी जीवन की तैयारी है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देती है। वहीं हम बात करेंगे आपके, ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे आपके, तो आपको ध्यान रखना, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक जोर देती है। वहीं चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देशीय तथा जीवन से संबंधित होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित और सामाजिक वातावरण हेतु होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य तत्वों की। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के आपको उपाय बताने हैं।
तो पर्यावरण आप किन किन माध्यमों से रोक सकते हैं? तो पर्यावरण रोकने के उपाय आपको बताने हैं। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ाने, विद्युत वाहनों को प्रोत्साहित करने, विकेंद्रीकृत, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कचरा प्रबंधन आदि विभिन्न उपाय किए हैं। पर्यावरण संरक्षण आमतौर पर पेड़ों और हरियाली के संरक्षण को दर्शाता है। वहीं हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय, जैसे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वन्यजीव और वर्षा वन की रक्षा करें, पानी की खपत को कम करें, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, इसी के साथ साथ आपको अन्य महत्वपूर्ण अगर बात करें हम, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अन्य महत्वपूर्ण में आप बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 की, जिसमें आपको ध्यान रखना है समाज से आप क्या समझते हैं। शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को आपको बताना है, ठीक है। तो समाज को आप क्या समझते हैं, समाज से, समाज का आपके नज़रों में क्या अर्थ है। शिक्षा और समाज के मध्य आपको संबंध बताना है। समाज आपको बताना है एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बना होता है, अर्थात बृहद समूह को कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा, निर्वाह आदि की क्रियाएं शामिल होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंध की। तो सामाजिक व्यक्तिवाद की स्थापना करने में शिक्षा एक शक्तिशाली और प्रबल साधन होती है। शिक्षा सामाजिक मानदंडों के साथ ही मूल्यों के प्रति आदर विकसित करती है तथा व्यक्ति में ज्ञान और समझ का विकास भी करती है। वहीं हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 39 की। तो प्रश्न नंबर 39 की अगर बात करें तो मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक है, यह आपको बताना है। तो इसमें आपको विवेचना करनी है। तो मानवीय मूल्य, ठीक है, मनुष्य में स्वाभाविक रूप में मौजूद होते हैं, जबकि अन्य मूल्यों को सामाजिककरण की प्रक्रिया के माध्यम से मानव में विकसित किया जाता है। समाज या देश में रहने के लिए लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मानवीय मूल्य अत्यधिक जिम्मेदार होते हैं। वहीं बात करेंगे हम आपके, ठीक है, और आपका ध्यान एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बुनियादी मानवीय मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है, जो कि मानव होने के अर्थ के मूल में है। सत्य, ईमानदारी, निष्ठा, प्रेम, शांति आदि मानव प्रकृति में, ठीक है, निहित बुनियादी मूल्यों के उदाहरण होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 40 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 4 आपको विशेषताएं बतानी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस नीति के द्वारा भारत सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई दिशा दी थी। इस नीति के कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें हम बात करेंगे आपके पर्याप्त छात्रावास सुविधा होनी चाहिए, विशेष रूप से कन्याओं के लिए उपलब्ध करवाना, ठीक है, और क्रीड़ा, सृजनात्मक कार्य एवं सांस्कृतिक सुविधाओं का विस्तार, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, डिग्रियों को नौकरियों से अलग करना, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ये किसका उद्देश्य है, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट प्रश्न पत्र की। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते।